मित्रों नमस्कार। हमारे बीच उपस्थित है भुवनेश्वर प्रताप सिंह, MSc नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद। आपने MSc करने के बाद ढेर सारे विषय पे अध्ययन करके, ढेर सारे एग्रीकल्चर और भी उससे संबंधित विषयों पे अध्ययन करके आपने 2 किताबें लिखी है। एक का नाम है डबलिंग फार्मर्स इनकम बाई 2022 2020 वेज एंड मीन्स, ये एक किताब का नाम है। दूसरी किताब है जीरो से गोल्ड मेडलिस्ट तक, ये एक किताब का नाम है। एक्चुअल में ये दोनों किताबें आपने अपने एक किताब तो जो जीरो से गोल्ड मेडलिस्ट तक है, इसमें आपने केवल अपने अनुभव लिखे हैं, कैसे इन्होंने शुरुआती पढ़ाई करके और कैसे प्लांट पैथोलॉजी में गोल्ड मेडल हासिल किया नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। दूसरे में कैसे किसान अपनी इनकम को डबल करे, इस विषय पर बृहत विषय प्रस्तुत किया है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम आपको सर्वप्रथम इस काम के लिए बधाई देना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि इन दोनों पुस्तकों में क्या कंटेंट आपने दिया है और एग्रीकल्चर में आपकी उससे भी अलग, कुछ किताबों से अलग भी कुछ ऐसे विषय, कुछ ऐसे सुझाव हैं हमारे किसान भाइयों के लिए, कुछ हमारे एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ सुझाव, इसके अलावा कृषि विशेषज्ञों के लिए कुछ सुझाव, कृषि प्रशासन में लगे हुए लोगों के लिए कुछ सुझाव और काफी कारपोरेट के लिए भी कुछ सुझाव, जो एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सके। हम चाहते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें 1 by 1 करके। आगे कोई क्वेश्चन होंगे, क्वेरी भी हम आपसे करके और हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। हाँ, भुवनेश्वर प्रताप जी। धन्यवाद। ऐसा है कि जो हमने पहली किताब अपनी लिखी थी डबलिंग फार्मर्स इनकम वेज एंड मीन्स, इसका जो लिखने का हमारा प्रयोजन था वो ये। भुवनेश्वर प्रताप जी। हाँ, नमस्कार। इस समय किसानों की आय बढ़ाने की बात हो रही है पूरे देश में। उसका रीज़न ये है कि भारत में लगभग 65% जनसंख्या अपनी है वो कृषि पे ही आधारित है। उनकी रोजी रोटी, उनका व्यापार, सब कुछ कृषि पे निर्भर है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में लगभग 22% पॉपुलेशन ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे है जी। अब ये पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। कृषकों का जितना भी पॉपुलेशन है, जैसे मान लिया कृषक फैमिली इस समय पूरे भारत में लगभग 14.5 करोड़ है जी। अगर 14.5 करोड़ परिवार में से 22% परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो ये बड़ी चिंता की बात है। और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, क्योंकि एक परिवार में अगर आप 5 सदस्य मानेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं, ये इसमें बुक में कौन कौन चीजों पे आपने फोकस किया है, कैसे इनकम डबलिंग करेंगे? हाँ, मेन चीजें इसकी आप तो हम उसमें जो फोकस है कि कैसे आमदनी बढ़ाएं, उसका तो मैं ये रीजन बता रहा था कि आमदनी इसलिए बढ़ाना जरूरी है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन की अगर बाहर आ जाएगी गरीबी रेखा से। और दूसरी बात, जो कृषक लोग लगे हुए हैं, लगभग 60% पॉपुलेशन जो कृषि में लगी हुई है, अगर उनकी इनकम बढ़ जाती है तो पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं उनकी सबकी आमदनी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो पहले तो रीजन तो यह है डबलिंग फार्मर इनकम का कि इनकम अगर बढ़ेगी किसानों की तो सबकी इनकम बढ़ेगी जी। दूसरा, जो इसके तरीके बताए हैं, तो पहली बुक जो मेरी है डबलिंग फार्मर्स इनकम जी, इस पे मैंने चर्चा की है स्ट्रक्चरल कि सरकार को मुख्यतः मैंने सुझाव दिए हैं, जो नीति नियंता हैं उनको सुझाव दिए हैं कि आप कृषि के लिए कैसे वातावरण देश में अच्छे बनाएं। जैसे एक आध चीजों की बात करता हूं मैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं, पंजाब हरियाणा को अगर छोड़ दीजिए तो किसानों की भूमि जो है वो छितरी हुई है, एक स्थान में भूमि नहीं है जी। तो ये सिस्टम की फॉल्ट है जी। अगर हम उन किसानों को, ये जमीनों को एक कर दें तो किसान को बहुत अच्छा उसमें सुविधा मिलेगी कृषि करने में। ऐसे ही मैंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। तो करने मतलब चकबंदी वगैरह करवा, चकबंदी को बहुत स्ट्रांग, पारदर्शी
ओ और इस टाइप से करके, क्योंकि अभी हम देख ही रहे हैं चकबंदी में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओ उन सारी चीजों को अगर हम खत्म करके जी 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 और एक पारदर्शी तरीका उसको बनाएं, भ्रष्टाचार खत्म करके हाँ, उसको बड़ा स्मूथ उसका स्मूथ बनाएं, फ्रेंडली बना दे। यस, आदमी ये ना कहे कि चकबंदी हाँ, बड़ा टफ चीज है, प्रॉब्लमेटिक चीज है। ओके ओके ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। ऐसे मैंने जितने भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ये सारे लिखे हैं। जी जी जी। दूसरी बुक जो लिख रहे हैं और वो पब्लिश होने वाली है, 1 महीने में आ जाएगी। नहीं, जो पहली वाली में हाँ, अभी तो केवल एक पॉइंट आपने बताया। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे, जैसे इरिगेशन, ऐसे और एक दो बताए फार्मर्स के लिए क्या करें। हाँ, वो दो आपने जो मुख्य बिंदु दिए हैं बिल्कुल बताए। फार्मर्स के लिए अभी जो मैंने इस पहली बुक में अपने लिखा था कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन का यूज करें, कैसे किसान विविधीकरण का वो करें। अच्छा, पहली बुक जो मैंने इंग्लिश में लिखी थी वो चूंकि नीति नियंताओं के लिए थी, तो उसमें मेनली जो फोकस था वो ये था नीति नियंताओं तक पहुंचना। अच्छा, और वो इंग्लिश में लिखी थी, वो किसानों के लिए उतनी नहीं थी, क्योंकि वो डायरेक्टली फोकस था उसका नीति नियंताओं तक और जो है सरकार तक। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैंने उसी का हिंदी वर्जन ही निकाला था, बट उसको उसमें कुछ कमियां रह गई थी। मैंने अब उसको और अपडेट किया है, और नेक्स्ट मंथ में वो बुक आ जाएगी जो केवल और केवल किसानों के लिए। नहीं, इसके अलावा कुछ और पॉइंट बताएं। केवल एक पॉइंट आया चकबंदी वाला। हाँ, जैसे अब ऐसे इरिगेशन की बात करते हैं। अच्छा, भारत में जो सिंचाई की व्यवस्था है वो सभी जानते हैं, लगभग 40% ही केवल सिंचाई की साधन है पूरे देश में। जितने भी किसान है, पूरा भूभाग हमारा जो भी है कृषि से क्षेत्र का, उसमें से केवल 40% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे सिंचाई के साधन है। अब किसानों को अगर सिंचाई नहीं मिलेगी पूरी तरह से, तो जाहिर सी बात है कि उनकी वो जो उत्पादकता जो हो सकती है, मान लिया किसान जो है 1 लाख कमा सकता है साल में, और अगर वहां सिंचाई नहीं होती है तो वो मुश्किल से 10,000 भी नहीं कमा पाएगा, क्योंकि वो ऐसी फसलें ही वहां पे। सिंचाई का मतलब जैसे ट्यूबवेल वगैरह सुधरवा दिए जाए, ट्यूबवेल, नए बिजली के कनेक्शन दिए जाए, करेक्ट। और इसके अलावा डीजल वगैरह सस्ता रहे। नहीं, डीजल में कुछ ऐसे इक्विपमेंट दिए जाए जिससे अच्छी एफिशिएंट सिंचाई हो। हाँ, ये जहां तक डीजल की बात है, हम इस पे बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं कि हम सरकार से हर चीज मांगते रहे कि आप डीजल सस्ता कर दीजिए, हर जगह तार बिछा दीजिए। सरकार इसमें पीएम कुसुम योजना चला रही है, जिसमें सोलर पंप। आप अगर मान लिया किसी किसान का खेत 5 किलोमीटर दूर है रोड से, तो वहां पे बिजली के तार ले जाना, बिजली के खंभे ले जाना, ये बड़ा टिपिकल काम है उसको। और दूसरी बात, उसमें बिजली का बिल भी आएगा। अगर डीजल इस्तेमाल करेगा तो उसका जो है पोल्यूशन होगा, पूरे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन करेगा। दूसरी बात, किसान का खर्चा भी लगेगा। सरकार ने क्या किया है कि पीएम कुसुम योजना से जो सोलर पंप है वो दे रही है, तो किसान का खेत चाहे मेन जगह से 10 किलोमीटर दूर हो, 20 किलोमीटर दूर हो, 5 किलोमीटर दूर हो, वहां तार ले जाने की जरूरत नहीं है। सीधे पंप लिए 1 दिन में जो है वो स्थापित करके और किसान के यहाँ पानी शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ऐसी योजनाओं को करके और सिंचाई फैसिलिटेट कर सकते फार्मर्स को जी। अच्छा, अगला पॉइंट। हाँ, और ये तो कृषि का हो गया, इरिगेशन का हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर किताब जो पढ़ेगा, हम तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि वो पढ़ने वाली चीजें हैं। हर चीज यहाँ कवर नहीं की जा सकती है। जिससे मुख्य तभी बता दें, चारा उत्पादन है, तो ज्यादातर आप देख रहे होंगे कि भूमि जितनी भी चारागाह वाली है वो आज के डेट में लगभग खत्म है। 2-3% खाली चारागाह की जमीनें हैं। तो किसान एक ही जगह पे जब अपने पशुओं को खड़ा करके खिलाएगा जी। हाँ, तो मैं चारागाहों की बात कर रहा था कि चारागाह लगभग 2-3% ही पूरे देश में बचे हुए हैं। और चारागाहों पे ये चूंकि स्ट्रक्चरल बातें हैं कि कैसे हम ढांचाओं को सुधारें अपने देश के, जिसमें सरकार का रोल होता है। तो भू माफियाओं से अगर हम इनको छुड़ाएंगे तो उससे जो है किसानों के लिए चारागाह की, तो अगर चारागाह भू माफियाओं से या ऐसे जो असामाजिक तत्व होते हैं जो उस पर कब्जा कर लेते हैं, इस सब से अगर सरकार मुक्त करा देती है, तो जो पशु घर में खड़े होके एक ही जगह पे उनको अलग से चारा देना पड़ता है। 60-70% दे किसान का केवल दूध उत्पादन की अगर बात करें तो 60-70% जो खर्चा है पूरे डेयरी का वो केवल खाद्यान्न उनके। लेकिन एक बात, अब मॉडर्न एग्रीकल्चर में चारागाहों का कितना महत्व होगा, उसकी बजाय अगर उनको प्लांटिंग मटेरियल दे करके किसानों को पट्टे करा करके, और उसमें अगर नेपियर ग्रास है या ICC ग्रासेस है, उनको और प्रोडक्ट जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बायोमास बहुत ज्यादा पैदा करके, तो क्या वो भी हो सकता है? या चारागाह पर आप ज्यादा सजेस्ट करेंगे या उस पर सजेस्ट करेंगे? इन दो में बताइए आप। हाँ, उसमें देखिए मेन चीज ये होती है कि पशुओं का जो नेचर होता है वो घूमने का होता है।
अच्छा अच्छा। अगर हम एक्सरसाइज ना करें, हम लोग भी जानवर ही हैं। जी जी जी। बस आदमी हमारा नाम है, उसको भैंस कहते हैं, उसको गाय कहते हैं, किसी को बंदर कहते हैं, हम आदमी हैं। हाँ, लेकिन हम जानवर हैं। अगर हम ही एक्सरसाइज अभी ना करें या पर्याप्त फिजिकल मेहनत जब नहीं करते हैं तो हमें बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन ना मॉडर्न एग्रीकल्चर में जहाँ विश्व इतना ज्यादा चारा बायोमास पैदा कर रहा है और इतना ज्यादा एडवांस कर रहा है, तो मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और उनको बहुत अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं से वो चारा का बहुत ज्यादा उत्पादन करने की जरूरत है। तो जबकि आप जानते हैं कि चरागाह में उतना चारा नहीं हो पाएगा। राइट। चारागाह का मतलब केवल उनको जो है भोजन उपलब्ध कराना नहीं होता है। जी। वहां तो वो भोजन लेते हैं, बट वो सबसे बड़ी बात होती है कि वो घूमते हैं। और अगर जब जानवर घूमेगा तो उसको उसकी जो उत्पादकता है वो बढ़ जाती है। अगर आप एक ही जगह पे कितना भी पौष्टिक आहार खिला दें, अगर आप उसको रखेंगे तो जो उसकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो हमेशा डाउन रहेगी। आप चाहते हैं कि भारतीय कल्चर जो पुराना था इसमें कृष्ण भगवान चराते थे, तो वो जो है वो ज्यादा अच्छा था। अच्छा अच्छा। और नेपियर ग्रासेस जो आपने नेपियर ग्रासेस और ग्रासेस की बात की, ये अपनी जगह पे है। ये उत्पादन करना अच्छा है, गायों को पशुओं को अच्छा भोजन खिलाना अच्छा है, बट घूमना ज्यादा जरूरी है। घूमना जरूरी। हाँ, अगर हम एक ही जगह पर रखेंगे तो प्रोडक्शन अपने आप डाउन हो जाएगा। आपने जो दूसरी किताब है जीरो से गोल्ड मेडलिस्ट तक, इसमें क्या आपने कंटेंट दिया है? हाँ, इसमें देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। जीरो से गोल्ड मेडलिस्ट जो मैंने बुक लिखी है उसमें ज्यादातर उसमें मैंने अपनी स्टोरी लिखी है। अच्छा। और एक चीज मैंने इतने दिन में अपने एक्सपीरियंस से और बहुत सारे अध्ययन से पाया है कि जितने भी सफल लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो उनके जो व्यवहार होते हैं, उनके जो आदतें होती हैं, वो एक ही जैसी होती हैं। सोच सबकी अलग होती है, बट आदतें एक ही होती हैं। उन आदतों से ही आप जो है किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। मैं अपने जीवन में बड़ा कमजोर विद्यार्थी माना जाता था शुरू में, इंटरमीडिएट से पहले तक। मतलब समझ लीजिए लगभग मैं कुछ नहीं जानता था। उसके बाद में मैं धीरे धीरे मेरे अंदर परिवर्तन आया। उस परिवर्तन के पीछे बड़े कारण थे। एक तो कुछ शिक्षक बड़े अच्छे मिल गए, फिर कुछ हमारे साथ परिस्थितियां ऐसी हुई। जब आप ये पुस्तक पढ़ेंगे जीरो से गोल्ड मेडलिस्ट, अमेजोन वगैरह पे सब जगह, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब जगह, सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, दुकानों पे भी है। इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि वो चीजें सबके साथ होती हैं। जैसे कॉलेज में गए तो बहुत सारे बच्चों में कंपटीशन होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं दूसरों को कि ये ना पढ़ पाए, है ना, और आपको डिमोटिवेट करते हैं और खुद कर लेते हैं। ये सारी घटनाएं हमारे साथ भी हुई। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिससे मैं अंदर से हिल गया और फिर मैंने वही सफलता की आदतें अपनाई। ये मैं नहीं जानता था कि यही आदतें होती हैं। उन आदतों को मैंने खोजा और खोज के और मैं अपने क्लास में अच्छे विद्यार्थियों में मेरी गिनती होने लगी और अंत में मैं अपने विश्वविद्यालय से टॉपर बन के निकला। तो मैंने यही सारी बातें इसमें बताई हैं। अपनी जो हमारे साथ घटनाएं हुई या हमारे साथ जो हमारा शुरू से लेकर अभी तक हमारा विद्यार्थी जीवन रहा, वो इसमें बताया है। साथ में सबसे बड़ी बात है कि सारे विद्यार्थियों को मैंने इतने सरलता से बताने की कोशिश की है कि कोई भी विद्यार्थी अगर आज वो कितना भी कमजोर है या अगर नॉर्मल है, मेधावी छात्र भी है, वो चाहे तो टॉप कर सकता है। बस उसको उन्हीं आदतों की, उन्हीं नियमों को पालन करना होगा जो किसी को टॉपर बनाती हैं। उन्हीं सारे नियमों को मैंने इसमें इकट्ठा कर दिया है और उनको क्रमबद्ध तरीके से और बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना के कि कोई भी विद्यार्थी बड़े आसानी से आसान लफ्जों में समझाया है मैंने इसमें, और ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं जिससे कि हर आदमी को वो छू जाए, उनको लगे कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर सकते, और ये क्षमता हर विद्यार्थी में होती है। तो कोई भी विद्यार्थी कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हर आदमी टॉप कर सकता है। ये चीज मैंने बताने की कोशिश की है इस बुक में, जीरो से गोल्ड मेडलिस्ट। चल, ये अगर आपसे कोई कहे कि हमारे छात्रों के लिए 4 बातें आप ऐसी बता दें कि 4 बातें मुख्य कौन कौन है जो जीरो से और गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं बच्चे। 4 बातें। जी, सबसे पहले तो यह है कि हर बच्चे को अपना एक टाइम टेबल होना चाहिए। अच्छा। हाँ, हर बच्चे का अपना पढ़ाई का टाइम टेबल होना चाहिए। ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, ठीक है। फिर उसको अपनी पढ़ाई कैसे रुचिकर बनानी है, इस पे उसको जो है मार्ग खोजने होंगे।
वो मार्ग भी मैंने बहुत सारे तरीके से इस बुक में बताए हैं। वो जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि वो कैसे कैसे मार्ग खोज सकते हैं, ताकि जिस चीज से वो भागते हैं वो उसी में रम जाए। पढ़ाई से अगर वो भाग रहे हैं या पढ़ाई उनको अच्छा नहीं लगता, उनको ये लगता है कि पढ़ाई बोझ है, तो वो ऐसे ऐसे मार्गों को अगर अपनाएंगे तो वो उसमें वो किताब में ही लिप्त हो जाएंगे। एक मार्ग बता दीजिए कोई। हाँ, जैसे मार्ग ये है कि आपका जो टाइम शेड्यूल है, अगर आपको ये करना है कि मुझे 5 घंटा पढ़ना है और अगर आप अभी बड़े बैठे हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप ऐसी किताबें या ऐसा अपना लेख या कोई ऐसे चैप्टर्स शुरू कर दीजिए जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगे। अच्छा। हाँ, जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगे, तो जब आप उसको बैठ के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरा 1 घंटा पूरा हो गया और मैं देखिए उसमें कंप्लीट कर गया। मतलब आप बैठना सीखेंगे, तो पढ़ना सीखेंगे। यस, तो इससे आप बैठने की एक आदत आपकी बनेगी। धीरे धीरे जब आप रुचिकर चीजें पढ़ेंगे तो बाकी जितनी भी चीजें हैं उसमें आप खुद ही इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। यानी कि रुचि कैसे बढ़े, इसका मार्ग आपने बताया। ऐसे कई मार्ग हमने बताए, बहुत सारे मार्ग मैंने। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? हाँ, तीसरा एक तो समय प्रबंधन हो गया, तीसरी बात यह है रुचि, और फिर इसमें पढ़ाई की रणनीतियां हैं कि कैसे हम पढ़ाई करें, और फिर सबसे बड़ी बात है टॉपर बनने के लिए कि आप कैसे पढ़ाई करें। एक मिनट। जैसे एक तो समय प्रबंधन के साथ आपको पढ़ाई करना है, इंटरेस्टिंग चीजें पढ़नी है, और तीसरी बात कि आपको स्वतः से कंपटीशन करना है। अच्छा। दो बिंदु तो अलग हो गए। हाँ, कैसे पढ़ाई करें, कैसे बिंदु। हाँ, कैसे पढ़ाई में ही मैंने आपको जो बताया कि कैसे रुचि बढ़ाएं, सबसे पहली बात होती है रुचि तो अलग हो गया, वो तो आप एक बिंदु बता चुके हैं। हाँ, अभी तीसरे बिंदु में कैसे पढ़ाई करें में एक बिंदु बताइए कि क्या उसको हाईलाइट करते चले। हाँ, वही करेक्ट, आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो टाइम शेड्यूल है वही आपको आपके अगले मार्ग पर ले जाता है। जैसे अगर आपके पास 5 विषय हैं तो 5 विषयों का उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से या किस पे कितना समय देना है उसके हिसाब से आप टाइम टेबल में उसको फिट करेंगे। फिर जब आप पढ़िए तो उसी क्रम से आपको पढ़ाई अपने विषयों की शुरू करनी है। अच्छा। ठीक, तो कुल मिला के जो टाइम शेड्यूल है, जो समय सारणी है, इसमें भी मैंने बहुत सारी समय सारणी बना के दी है स्टूडेंट्स के लिए। और एक होती है मैपिंग, अपनी आप मैपिंग करिए, तो ये ओके। हाँ, तो जो चौथा पॉइंट है कि आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब किसी भी फील्ड में होते हैं, चाहे पढ़ाई की फील्ड में हो या किसी फील्ड में हो, तो आपको वहां पे टाइम देना होता है। अच्छा। ठीक है, और टाइम मान लिया कि आप खेल रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय वो कर रहे हैं, मतलब दोस्तों के साथ व्यस्त रख रहे हैं अपने आप को, तो आपको हर चीज की सफलता के लिए कुछ समय देना होता है। ठीक है, मान लिया कि 10,000 घंटे, 5,000 घंटे, इस टाइप से, तो वो समय आपको देना ही देना है। अच्छा। ठीक है, ये चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर ये बच्चे 4 पॉइंट, फिर इसके बाद में और सारी चीजें हैं। नहीं, अगर बच्चा कोई पढ़ता है, बहुत बच्चों को दिक्कतें रहती है, वो कहते हैं हम पढ़ते हैं और मुझे जल्दी याद नहीं होता या भूल जाते हैं। वो सारे मार्ग इसमें बताए हैं क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग मैप होती है। हर बच्चे का कैसे स्मृति कैसे ज्यादा मेमोरी में रहे, इसका आप बताइए। ये सारी चीजें हमने इसमें बताई हैं इस उसपे कि जैसे आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। ओके, ठीक है, बहुत सारे जब हम लोग पढ़ते थे तो बच्चों का हम लोग चार्ट बना के अपने दीवारों पे डालते थे। रिवीजन करिए, जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, ये परिभाषाएं कैसे रटी जाए? परिभाषाएं या कोई भी चीज जब आपको रटनी है, जब आप उसमें लगेंगे, आप उसको लेके बैठेंगे, तब आपको जो है चीजें क्लियर हो जाएंगे। ओके। हाँ। तो इसके अलावा कुछ आप अपनी तरफ से कोई बिंदु ऐसे बताना चाहें, बिंदु बता करके फिर इसको हम कंक्लूड कर दें, आप बताएं अपनी तरफ से। बिल्कुल, मेरा तो किसानों को भी यही सुझाव है या और स्टूडेंट्स को भी कि आप पढ़ने में समय लगाएं, कभी भी कुछ भी आपको जो रुचि हो उसमें पढ़िए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके जो विचार होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आदमी समझता है कि आज हमारे पास जो हम समझ रहे हैं वही सही है। बट जब आप बहुत सारा अध्ययन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, सफल लोगों से, तो आपको लगता है कि हमारी सोच जो है वो जो पहले थी वो शायद उतनी सही नहीं है। ओके। तो हम सबको सुझाव यही देते हैं
कि चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कृषक हो। कृषकों के साथ एक दिक्कत ये होती है कि कृषक हमारे पढ़ने में ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, जबकि उनको पढ़ना चाहिए। और आज की डेट में तो यूट्यूब और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ऐसे हैं जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमेशा सीखने का प्रयास करिए, और ये तो सबको पता है कि जीवन जब तक है तब तक आप सीखते ही रहेंगे। ओके, बस मेरा यही बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश्वर प्रताप सिंह। ये आपकी दोनों किताबें बहुत पॉपुलर हों, ये जो डबलिंग फार्मर्स इनकम और दूसरी जीरो से गोल्ड मेडलिस्ट तक, आप हम अपने सभी दर्शकों से निवेदन करेंगे कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस किताब का लाभ उठाएं, इस किताब को जरूर पढ़ें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ाई की कुछ बातें आपके द्वारा किताब में लिखी गई हैं, और चूंकि पढ़ना सीखना एक बहुत बड़ा विषय है मानव समाज के लिए, तो बहुत से प्राचीनतम समय से भी बहुत सी चीज़ें प्रचलित हैं हमारे समाज में जिससे हम अच्छा पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के दौर में, आज की जो शिक्षा के दौर में जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके अनुसार उनको दृष्टिगत रखते हुए ये पुस्तक की रचना की गई है। तो हम जरूर चाहेंगे इस पुस्तक का लाभ उठाए और हमारे भुवनेश्वर प्रताप जी के विचारों का लाभ ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, भारत माता की जय।